नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इंडियन पॉलिटी का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमने इसका पीडीएफ जो कि पूरा कंप्लीट ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके पहले भी हमने देखिए 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी फिनिश करा दिए हैं आपके, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का। और साथ में फिजिक्स का भी जो है क्लास आपका पैरेलली चल रहा है। और बाकी वो जो सब्जेक्ट है आपके, तो उन सभी का जो है पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, उनका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ चेक आप लोग स्टडी करते रहिए। और साथ में पीडीएफ को भी आप लोग बाय कर सकते हैं और उससे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इंडियन जुडिशियरी भी जो है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर में जुडिशियरी से रिलेटेड के बारे में आपको पूरा प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे इसके रिकॉर्डिंग। तो उसमें देखिए मेंशन किया गया है कि जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें जो है ये प्रोवाइड किया हुआ है एक यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम। यानी कि जो है कोई भी इसमें डिवीजन नहीं होती है पावर का सेंटर और स्टेट्स के बीच में। जैसे आपने देखा था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसमें जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि हर एक का जो है तो रोल अलग अलग होती है, और जिसमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग और बनाया गया हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम का, तो ये जो है एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती है पावर का। यानी कि कोई अगर मान लीजिए सेंटर में है और कोई स्टेट्स के अंदर में कोई अगर जुडिशरी सिस्टम है, तो उनका ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अलग फंक्शंस होंगे और बाकी जो सेंटर के अंदर में या फिर स्टेट के अंदर में तो उनका कोई अलग फंक्शंस होगा। तो वो सारे के सारे जो यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग। यानी कि कोई अगर लोअर कोर्ट्स का जो ऑर्डर होगा, तो अगर मान लीजिए कि वो उसने कुछ भी ऑर्डर दिया होगा, अब उसका अगर अगर जैसे चैलेंज किया जाए हायर कोर्ट्स में, तो वो जो है उसके ऑर्डर पे उसको फिर से जो है उसको मतलब फिर से जो है उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, या फिर उसको फिर से कैरी ऑन कर भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो है डिसीजन किया जाती है हायर कोर्ट्स में, फिर लोअर कोर्ट्स में क्या उन्होंने निर्णय लिया था, और फिर अपर कोर्ट्स में जाने के बाद जो है उसके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिए गए। तो इस तरीके से कोई भी डिवीजन नहीं होती है यहाँ पे। बस जो है वर्क उनको दे दिया जाता है, मतलब कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है, और हमारा जैसे देश बहुत ही बड़ा है, और साथ में पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से कोर्ट्स का भी जो है यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट्स बनाए गए हुए हैं, ताकि जो है जितने भी केसेस है उनको आसानी से सेटल कर दिया जाए। तो अब देखिए, जैसे कोर्ट का इंडियन कोर्ट्स के, यदि हम इंडियन जुडिशरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है उसमें एक हायरार्की होती है। हायरार्की कहने का मतलब होता है कि जिसमें कि कौन सा कोर्ट जो है सबसे ऊपर रहता है, और फिर उसके बाद कौन सा लोअर कोर्ट है, कौन सा उसके बाद और उसके नीचे रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो जैसे बनाई गई है, तो जो जुडिशरी सिस्टम के रिगार्डिंग, तो इसमें एक इंटीग्रेटेड जो बनाई गई जुडिशल सिस्टम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो रहता है, तो ये सबसे टॉप पे रहती है। यानी कि ये अपेक्स कोर्ट आपका हो गया। और इसके नीचे जो है हाई कोर्ट्स रहते हैं, जो कि हर एक स्टेट के अंदर में फंक्शंस करते हैं। एक हाई कोर्ट आपका हो सकता है कि वो 2 से 3 स्टेट्स का भी हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलरली एक स्टेट है तो वो एक स्टेट का रहेगा। तो ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर में। अब तो देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट आपका जैसे टॉप में आपका हो गया, सबसे अपेक्स कोर्ट होती है। फिर उसके बाद नीचे रहते हैं इसके हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर में और भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और इसके बाद फिर और लोअर कोर्ट्स रहते हैं। तो इस तरीके से जो है तो कोर्ट्स का जैसे ये डिवीजन किया गया हुआ है, ताकि जो है वो केसेस को जल्दी से जल्दी सेटल कर सके। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस तरीके से ऐसे अगर केवल सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा या फिर हाई कोर्ट ही रहेगा, तो उनके लिए सारे केसेस को सेटल करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बनाए गए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर सेंट्रल लेवल पे, या फिर जो है इसके अलावा और भी जैसे ग्राम सभा भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ होते हैं इस तरीके से। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है यहाँ पे हायरार्की जो रहती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आपका टॉप में रहेगा, और उसके बाद फिर नीचे जो रहते हैं हाई कोर्ट, और फिर बाकी जो और भी लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके हो गए। अब देखिए, जो डिसीजन जो लिए जाते हैं लोअर कोर्ट्स के द्वारा, यानी कि मान लीजिए अगर कोई जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया हुआ है, तो इसके जो भी ऑर्डर्स रहते हैं या फिर जो डिसीजन रहते हैं, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है अपर कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट रहता है, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, यानी कि इसके बाद और कोई नहीं रहता है कि जैसे आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और जो भी ऑर्डर रहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो वो फाइनल होती है।
यानी कि वो जो है बाइंडिंग इन नेचर की होती है और इसे मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए आर्टिकल नंबर 124 से लेके ये 147 के बीच में आपका दिया हुआ है, जो कि पार्ट 5 में आपको ये मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है तो ये सारे उन सारे केसेस को लेती है। जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया होगा, तो अगर इस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर चैलेंज किया गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उन सारे केसेस को प्राइमरीली ये लेती है। और मान लीजिए हाई कोर्ट जो जजमेंट पास करती है कोई भी, मान लीजिए अगर स्टेट्स में है या फिर यूनियन टेरिटरीज में या फिर और भी कोई कोर्ट्स होते हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो उन सारे का जो भी वर्डिक्ट होते हैं तो उनको अगर चैलेंज किया गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो है इन सारे केसेस को देखेगी। और साथ साथ में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में हो गया, दो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रही होगी, तो उनको भी जो है उनके भी केसेस को सेटलमेंट करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ में मान लीजिए कि अगर डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में, या तो फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अगर उनके बीच में भी कोई अगर डिस्प्यूट चल रही है तो उनका भी केसेस को सेटलमेंट करने का काम या फिर जो केसेस लेती है सुप्रीम कोर्ट। अब इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, कावेरी जो जल विवाद था जो कि दो स्टेट के बीच में चल रही थी, तो उनका भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही सेटल आउट किया हुआ था। तो ये सारे केसेस होते हैं जो कि मेजरली टेकन अप किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करती है तो ये जो है बाइंडिंग इन नेचर की होती है, चाहे वो किसी भी कोर्ट का वो लोअर कोर्ट का डिसीजन उसने कोई भी दिया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसके खिलाफ भी दिया हुआ डिसीजन दिया होगा तो वो भी जो है मानना ही पड़ेगा, यानी कि वो बाइंडिंग इन नेचर की होती है। वो पूरे इंडियन यूनियन टेरिटरी के अंदर में ये हर जगह लागू होती है, वो चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरीज हो, तो हर जगह जो है इनके जो लॉ पास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो जो है मानना पड़ता है, यानी कि वो बाइंडिंग इन नेचर की होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो इसमें जैसे इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है जजेस की, और इसका और इनका जो है उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, और जो उनको क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं और टेन्योर्स क्या होते हैं जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो की यदि हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी जो है 34 जजेस है, उसमें एक इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस होते हैं और साथ में अदर 33 जजेस होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ आप लोग याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो प्रेजेंट में कितना है 34 जजेस अभी है, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और अदर 33 उसमें जजेस होते हैं। लेकिन देखिए जब सुप्रीम कोर्ट को जब जब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो ओरिजिनली इसकी जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जो उस समय फिक्स किया गया था केवल 8 थी उस समय, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होते थे और साथ में 7 अदर जजेस होते थे। अब यहाँ पे देखिए जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होती है या फिर उनके लिए क्या और रिक्वायरमेंट होते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सारे के सारे जो तो अपॉइंट किया जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करती है। और साथ में देखिए जो एक चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनका भी अपॉइंटमेंट जो है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। अब इसके लिए देखिए अदर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका इसमें कंसर्ट लिया जाता है साथ में, और या तो फिर जो भी हाई कोर्ट्स रहते हैं तो उनका भी जो है नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका भी इसमें जो है डिसीजन लिया जाता है, फिर कंसल्ट किया जाता है उनसे। तो जो भी जज जस्टिस हो गए या फिर जो जजेस हो गए, इन सभी का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए जो अगर जजेस का जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, यानी कि अगर चीफ जस्टिस को अगर हम छोड़ के अगर बात करते हैं जो भी अदर जजेस होते हैं, तो इन सभी जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए उसमें जो है चीफ जस्टिस का जो है हमेशा ही कंसल्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग पॉइंट को याद रखना। तो इस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट है तो उसके अंदर में एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर बाकी होते हैं उसमें जजेस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो देखिए जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के तो वो थे हरिलाल जे कन्या थे। तो इनका जो टेन्योर रहा था तो वो जनवरी 26 1950 से लेके नवंबर 6 1951 तक। और अभी करंट की हम बात करते हैं जो प्रेजेंट अभी सीजीआई है एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे, तो आज के डेट में है शरद अरविंद बोबड़े हैं जो कि ये 47 नंबर पे हैं। तो इनका देखिए जो इन्होंने जो इस पद पे जो इन्होंने जो शपथ लिया हुआ था तो वो 19 नवंबर 2019 को, और अभी डिटेल डेट तक ये बने हुए हैं। तो ये जब आप लोग वीडियो अगर बाद में देख रहे होंगे तो उस समय जो भी रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग इसको अपडेट कर लेना।
अब देखिए टेन्योर देखते हैं हम लोग, जो जजेस जो भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी रहते हैं इसके अंदर में, तो उनका टेन्योर कितना रहता है, यानी कि इनका कार्यकाल जो है कितनी रहती है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं किया गया हुआ है कि कितना इनका होना चाहिए, कितने साल तक जो है ये अपॉइंटमेंट, मतलब इनका जो है ये अपने पद पर ये बने रहेंगे। तो कोई टेन्योर इनका फिक्स नहीं किया गया हुआ है। बट इनका क्या है कि जैसे जो मैक्सिमम जो एज रहती है यहाँ पे, ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि वो कितना मतलब जो है अपने पोस्ट पे ये बने रह सकते हैं। तो इनका देखिए एक एज दिया हुआ है कि जैसे ये 65 ईयर्स एज तक ये बने रह सकते हैं जजेस, यानी कि वो जब तक 65 ईयर्स तक एज अचीव ना कर ले तब तक जो है वो मतलब कि जो जजेस बने रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और साथ में मान लीजिए अगर उनको बीच में रेजिग्नेशन देना होगा तो वो जो है प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर को सौंप सकते हैं, और फिर जो है अपना जो पोस्ट है वो वहाँ से वो हट सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें तीसरा भी प्रोविजंस दिया हुआ है कि इनको रिमूव भी किया जा सकता है। इन रिमूवल के लिए जो है इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर में लाई जाती है, और वहाँ पे जो है सबसे पहले पहले जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको जैसे रिमूव किया जाएगा बाद में, लेकिन इसके पहले पार्लियामेंट के अंदर में जो है इसके लिए मेजोरिटी से पास करनी होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है पार्लियामेंट में इनका रिमूवल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, यानी कि पार्लियामेंट से अगर पास कराने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है जैसे इनको रिमूव करने के लिए, तो पार्लियामेंट से पास कराने तो कराते समय और उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट का जैसे उनको रिमूवल प्रोसेस होने तक के बीच में वो इतना लंबा समय खींच जाता है, क्योंकि प्रोसीजर ही बहुत ही लेंदी होती है इसकी। तो इस तरीके से देखिए अभी तक कोई भी जज जो है रिमूव नहीं किए गए हुए हैं बाय एक्ट बाय पार्लियामेंट के द्वारा। वो उनका टेनोर एंड हो चुका था या फिर जो है किसी ने रिजिग्नेशन दे दिया था, तो ये दो इस तरीके से हैं कि वो हट जाते हैं अपने पोस्ट से। लेकिन अभी तक कोई भी जजेस को जो है बाय पार्लियामेंट के थ्रू हटाया नहीं गया हुआ, यानी कि रिमूव नहीं किया गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर को भी देखेंगे किस तरीके से जो है पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं जजेस को। तो आइए हम लोग यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि जो कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखिए ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग कि कोई अगर मान लीजिए जज अपॉइंट होना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। तो पहला है इसमें कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तो सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, तो सभी में आपने देखा होगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया वो होना चाहिए। तो फिर ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा इसमें है कि ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स का, यानी कि कोई भी अगर जज बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तो वो जो है 5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली या फिर 5 साल तक जो है वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। तो ये एक दूसरा रिक्वायरमेंट आपका है। या तो फिर वो जो है एक एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 ईयर्स तक का, या फिर सक्सेशन में वो 10 ईयर्स तक रहे होंगे या फिर 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा एज एडवोकेट, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। या फिर इसमें और आपको दिया हुआ इसमें कि ही शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अगर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो वो भी जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये जो है आपके क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई अपॉइंट होना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनका कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया हुआ है कि उनका जैसे एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम कि क्या होनी चाहिए, तो ये जो है इसके रिगार्डिंग कोई नहीं दिया हुआ है। आपने देखा था प्रेसिडेंट या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके केस में कि 35 ईयर्स जो है वो आपका दिया हुआ था। लेकिन जैसे जज बनना चाहते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट का तो उनके लिए कोई मिनिमम एज नहीं दिया हुआ है। बस ये सारे रिक्वायरमेंट जो दिए हुए हैं कि अगर इनमें से जैसे जो फुलफिलमेंट होती है तो वो जज बन सकते हैं। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिमूवल प्रोसीजर का कि किस तरीके से जो है जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो उनको रिमूव किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 124 अंडर सेक्शन 4 में आपका ये दिया हुआ है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि कोई अगर जज है सुप्रीम कोर्ट के तो उनको रिमूव किया जा सकता है अपने पोस्ट से, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा भले ही इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों जो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में तो वहाँ से एड्रेस होना, रेजोल्यूशन और एड्रेस होना चाहिए, यानी कि वहाँ से मेजोरिटी से पास होने चाहिए रिमूवल प्रोसीजर का दोनों हाउस से। तो इसके लिए मान लीजिए कोई भी अगर हाउस में रिमूवल प्रोसीजर अगर उठा हुआ है वहाँ पे, तो उस हाउस से जो मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो उसमें से जो है 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए।
यानी कि जो भी प्रेजेंट रहेंगे और वो उनका वोटिंग होना चाहिए वहाँ पे। तो एटलीस्ट वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, तो ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। वहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई अगर जजेस है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन उन्होंने किया होगा या फिर जो है और कोई ग्राउंड होगा मिसबिहेवियर का, इनकैपेसिटी का, तो इन बेसिस पे जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये तो है आपका जैसे कि दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे इसका कि किस तरीके से कि रिमूव किया जाता है इनको। अब यहाँ पे देखिए, जो मोशन होता है रिमूवल करने का, तो इनके लिए जो है कोई भी हाउस में लाया जा सकता है प्रोविजंस रिमूवल करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले राज्यसभा में लाना होगा या फिर लोकसभा में। तो इनका जो मोशन होगा रिमूवल करने का, तो वो जो है पार्लियामेंट के कोई भी हाउस है तो वो किसी में भी लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया इनको रिमूवल प्रोसीजर का, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होती है कि वहाँ पे जो है 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए और उनका साइन भी होना चाहिए। अगर किसी जज को रिमूव करना होगा तो लोकसभा की बात आपका है तो उसमें 100 होने चाहिए। और अगर मान लीजिए ऐसे अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया होगा सबसे पहले, तो वहाँ पे जो मोशन रिमूवल करने का अगर बात हो रही होगी तो उसमें भी जो है यहाँ पे 50 मेंबर से उससे ज़्यादा का मेंबर का या फिर जो है 50 मेंबर से होना चाहिए या फिर इससे कम का नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 50 तो रिक्वायरमेंट है, 50 मेंबर का साइन होना चाहिए और इससे कम का नहीं चलेगा। तो राज्यसभा के लिए आपका 50 हो गया और बाकी लोकसभा के लिए 100 हो गया। तो एटलीस्ट इतना मेंबर का वहाँ पे साइन होने चाहिए, तभी जो है इनके रिमूवल प्रोसीजर को लाया जा सकता है, फिर उठाया जा सकता है उसमें। अब इसके बाद देखिए, जैसे वहाँ पे 100 मेंबर्स का साइन हो गया अगर लोकसभा के, और 50 मेंबर का साइन मान लीजिए अगर राज्यसभा का है, वहाँ पे जो भी हाउस में पहले उठा होगा। फिर इसके बाद दूसरा होता है मोशन इसमें, कि जो भी जजेस के खिलाफ जैसे उनका रिमूवल प्रोसीजर के लिए मोशन उठी हुई होगी, तो उनको जो है प्रियोर 14 डेज का नोटिस दिया जाता है उनको। और फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उस हाउस के, कि जैसे इनको हमको अपॉइंट मतलब इनको रिमूवल करने का है, तो वहाँ पे फिर अपॉइंट किए जाते हैं जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। मान लीजिए लोकसभा का है तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, और जो आपके राज्यसभा होते हैं तो वहाँ पे उसके चेयरमैन होते हैं। तो वो जो है एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करते हैं, 3 मेंबर जुडिशल कमेटी को अपॉइंट करते हैं, ताकि वो इंक्वायर कर सके कि इन्होंने जो है किस तरीके से मिसबिहेवियर किया हुआ या फिर ये जो है इनकैपेसिटी इन्होंने दिखाया हुआ है, या फिर जो भी एक्यूज जज है तो उनके खिलाफ एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है उनको चेक करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, कि जो भी जैसे मिसबिहेवियर इन्होंने किया हुआ या फिर इनकैपेसिटी इन्होंने दिखाया हुआ है तो उसके खिलाफ उनका पूरे तरीके से इंक्वायरी किया जा सके। अब इसमें देखिए, जो 3 मेंबर कमेटी होती है तो इसमें एक हेड होते हैं जुडिशल कमेटी के। तो जुडिशल कमेटी के जो हेड होते हैं तो वो भी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट के एक सर्विंग जज होने चाहिए, तो ये दिया हुआ है। और बाकी जो अदर जो मेंबर्स रहते हैं तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक सर्विंग मेंबर होने चाहिए या फिर जो हाई कोर्ट के ही कोई एक सर्विंग मेंबर होने चाहिए, जो कि वो भी एक इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। तो ये होता है 3 मेंबर कमेटी के ये मेंबर होते हैं। अब देखिए, जो अब यहाँ पे जो 3 मेंबर कमेटी होते हैं तो इनको जैसे वो देखेंगे अपना जैसे इंक्वायरी करेंगे, और साथ साथ में जो जज जिसके ऊपर में क्वेश्चन उठाया हुआ है उनका रिमूवल करने के लिए, तो उनको फिर से मौका भी दिया जाता है कि उनके पास अधिकार होता है कि वो अपना डिफेंड कर सकते हैं अपना। यानी कि वो जैसे उनको रिमूवल करने के बाद चली थी तो वो अपना डिफेंड भी कर सकते हैं। उनको एक काउंसिल भी अपॉइंट किया जाता है उनके लिए जुडिशल कमेटी में। तो अब देखिए, कमेटी जो है जो 3 मेंबर कमेटी जो बनाई जाती है इनके लिए, तो वो अपना रिपोर्ट फिर जो फाइनल सबमिट करते हैं जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हाउस का जहाँ पे उठी होगी जो भी कमेटी वहाँ पे बनाई होगी, तो वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे जो भी हाउस में उठा हुआ था, जो भी हाउस में वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसके बाद देखिए, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो जो है जो रिपोर्ट सौंपी गई थी ये 3 मेंबर कमेटी के द्वारा, तो उसके ऊपर में एक्ट करे या ना करे उनके रिपोर्ट का, जुडिशल कमेटी का। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि हाँ सही में जो जजेस है उन्होंने मिसबिहेवियर किया हुआ है या फिर इनकैपेसिटी उन्होंने दिखा हुआ है, और जो जुडिशल कमेटी जो अपॉइंट किए गए थे उन्होंने भी जो है मिसबिहेवियर का या फिर जो इनकैपेसिटी का उन्होंने भी जो है अप्रूव कर दिया है, या फिर उन्होंने पाया कि हाँ इनके खिलाफ मतलब जो है इन्होंने मिसबिहेवियर दिखा हुआ है, इनकैपेसिटी दिखा हुआ है, तब उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट करेगी। तो ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर में ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये भी प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए जुडिशल कमेटी जो अपॉइंट किए गए थे 3 मेंबर के, अगर वो फेल हो जाते हैं, यानी कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलती है मिसबिहेवियर का फिर इनकैपेसिटी का, तो जो पार्लियामेंट है तो उसके खिलाफ जो मोशन उठी हुई थी रिमूवल का, तो वो जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो 3 मेंबर कमेटी है तो उनको प्रूव करना होगा उनको, मतलब कि जो है मिसबिहेवियर का इनकैपेसिटी का वो प्रूव करना होगा उनको। अगर वो फेल हो जाते हैं, कोई भी जो है प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, तो वो जो है फिर मोशन रिमूवल करने का जो है पार्लियामेंट नहीं कर पाएगी।
तो अब आगे देखिए क्या होता है कि अगर जो जुडिशल कमिटी जो अपॉइंट किए गए थे, तो अगर उन्होंने जैसे प्रूफ दे दिया कि हाँ इन्होंने सही में जो है इन्होंने मिसबिहेव किया हुआ था या फिर इनकैपेसिटी इन्होंने दिखाया हुआ था, और वो प्रूफ दे दिए इसके रिगार्डिंग, तो फिर जो है पार्लियामेंट एक्ट करेगी और जो मोशन है वहाँ से पास होनी चाहिए, जो भी ओरिजिनेटिंग हाउस होगी। अगर ओरिजिनेटिंग हाउस ने उसने जो है अगर रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ, जो कि रिक्वायरमेंट होती है 2/3 का, अगर उसने 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है रिमूवल प्रोसीजर को, तो फिर ये जो मोशन होगा फिर नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट होगी, जो भी अदर हाउस होंगे। तो वहाँ जो अदर हाउस होगी, मान लीजिए लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था पहले, उसने पास कर दिया 2/3 से, तो फिर ये राज्यसभा में जाएगी, तो वहाँ से भी जो है सेम मेजोरिटी से पास होने चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी वहाँ से भी पास होने चाहिए। अगर एक हाउस ने पास करे 2/3 मेजोरिटी से और सेकेंड हाउस में मान लीजिए गया होगा वहाँ पे, तो वहाँ से अगर उसने पास नहीं कर पाया तो फिर जो रिमूवल प्रोसेस जो है लटक जाएगी बीच में, फिर वो नहीं हो पाएगा। तो अब दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए कि दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास हो चुकी है रिमूवल प्रोसीजर का, फिर इसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाती है, यानी कि असेंट होने के लिए। फिर प्रेसिडेंट मान लीजिए इनके ऊपर में रहती है कि वो उनको अगर जैसे रिमूव करे या ना करे, ये प्रेसिडेंट के भी ऊपर में रहती है यहाँ पे। हालांकि प्रेसिडेंट ये बाउंड होते हैं, मतलब कोई बहुत सारे केसेस में वो जैसे पार्लियामेंट के जो ऑर्डर रहते हैं, पार्लियामेंट के जो निर्णय रहते हैं, तो उसी को फॉलो करते हैं मेजरली। फिर इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के ऊपर में ये भी ऑब्लिगेशन रहती है कि वो जो सेशन में जो इनका एक्ट है रिमूवल करने का, यानी कि जो हाउस जो इन्होंने दोनों हाउस जिन्होंने मेजोरिटी के साथ पास किया हुआ था, जो भी सेशन चल रहे होंगे उस समय, तो सेम सेशन में प्रेसिडेंट को भी जो है एक्ट करना होगा, यानी कि उनको जो है रिमूवल प्रोसीजर पे जो है उनका एक्ट करना, एसेंट देना होगा उनको, तभी जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि पार्लियामेंट के सेशन उस समय ओवर हो गया होगा, प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया होगा वहाँ पे, तो फिर जो है ये लैप्स कर जाएगा बीच में। तो बहुत सारे ये प्रोसीजर दिए हुए हैं जो कि एक लेंदी प्रोसीजर होती है। पहले तो आपने देखा था कि उनके लिए एक जुडिशल कमिटी, पहले तो है कि उसमें 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, जैसे राज्यसभा का हम बात करें, और 100 मेंबर्स का होना चाहिए लोकसभा के लिए। तो पहले तो 100 मेंबर्स का ये होना चाहिए, साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद होती है कि उनको जो है 3 मेंबर कमिटी अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि वो सी रिपोर्ट सौंपते हैं और वो देखते हैं, चेक करते हैं उनका, जैसे वो चेक करते हैं कि इन्होंने सही में मिसबिहेव किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। फिर इसके बाद पार्लियामेंट के पास आती है और वो जो है फिर मेजोरिटी के साथ पास करना होता है, जो कि 2/3 मेजोरिटी है। फिर उसके बाद सेकेंड हाउस में जाती है। तो ये एक बहुत ही लंबा और कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, तब तक सेशन ही ओवर हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी मामला होता है रिमूवल करने का, तो वो बीच में भी जो है लटक जाती है। तो इस तरीके से अभी भी कोई भी जज जो है रिमूव नहीं किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट का बाय रिमूवल प्रोसीजर के थ्रू। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आई होप कि ये सारा चीज़ जो है आप लोग अब समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हु कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको कौन रिमूव कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है कि जस्टिस जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा इसमें दिया ओनली प्रेसिडेंट ओनली पार्लियामेंट, और डी में दिया आपका कि बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रपोजल होता है रिमूवल करने के लिए जज का, तो वो जो है आपका एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से। फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे डिसीजन होती है उनको रिमूव करने का नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है, उनको उनके निर्णय के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल होती है, यानी कि बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, केवल एक से ही नहीं होती है यहाँ पे। तो इसलिए आपका बोथ ऑप्शन यानी कि आपका डी हो जाएगा, दैट इज बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे इनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आर्टिकल 124 टू 147 एंड पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स अबाउट द कंपोजिशन एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जैसे कंपोजिशन कितना होना चाहिए और पावर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में आपका दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28 1950। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि 1950 में है। फिर अगला देखिए स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है इसमें सी देखिए कि एट प्रेजेंट
देर आर 35 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए एट प्रेजेंट की हम बात करें तो 35 नहीं, अभी कितना है, 34 है, जो कि पहले इसमें 31 थे, तो इसको इंक्रीज करके 34 कर दिया गया है। ये सितंबर 2019 में की गई थी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो ये स्ट्रेंथ आपका रॉन्ग दिया हुआ है, 34 अभी करंट में। तो यही आपका जो है स्टेटमेंट इसमें आपका ट्रू नहीं दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगला देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है कि जो जजेस होते हैं तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच क्वालिफिकेशन इज रॉन्ग फॉर बीइंग ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे जज अगर बनना कोई अपॉइंट होना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें कौन सा क्वालिफिकेशन जो है रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें कि इट इज़ कंपलसरी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना तो ये तो जैसे है ही आपका, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। फिर दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है कि ही शुड बी अ रेस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि वो रेस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट होना चाहिए पार्लियामेंट के नज़र में, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपका दिया रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन आपने देखा था वहाँ पे कि ये जैसे होने चाहिए, ये ज्यूरिस्ट होने चाहिए, रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, ना कि वो होना चाहिए पार्लियामेंट के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन उनका। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप आगे भी देख सकते हैं इसमें कि ही मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। तो 5 साल के लिए जो है वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका ये सही दिया हुआ है, आपने देखा था वहाँ पे। या तो फिर उसमें और दिया हुआ था कि ही शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट फॉर 10 ईयर, यानी कि 10 साल तक जो लॉयर होना चाहिए हाई कोर्ट के, तो वो जो है बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ है। वो एक जैसे वो रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में, ना कि पार्लियामेंट के नज़र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इसमें जजेस के जो टेनर होती है तो उसके रिगार्डिंग आपका इसमें सही नहीं दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये जो है अपने पोस्ट पे बने रह सकते हैं 65 ईयर्स ऑफ एज तक का। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस। तो देखिए जो रेजिग्नेशन लेटर जो होती है, तो कोई भी जैसे जज है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो चीफ जस्टिस को नहीं, वो प्रेसिडेंट को देते हैं अपना। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ये रॉन्ग आपका दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसमें करेक्ट नहीं है, वो आपसे पूछा गया था। फिर अगला स्टेटमेंट भी आप लोग देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिमूव होते हैं, लेकिन इसके पहले पार्लियामेंट से जो है रिकमेंडेशन होती है उनकी, यानी कि उनकी मेजोरिटी से पास होती है, उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ आपका इसमें कि सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट। अगर वो मिसकंडक्ट उन्होंने कुछ किया होगा तो उसी कंडीशन के बेसिस पे जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपको जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, और जो रिमूवल प्रोसेस मैंने आपको बताया था तो वो चीज़ अगर आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा तो आप लोग इसका इजीली बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि जैसे किसके पास ये अधिकार होती है, किसके पास ये राइट होती है कि अगर मान लीजिए कोई बेंच बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर वो कंट्री में कहीं पे भी हो, जैसे बेंच होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसके अंदर में, मान लीजिए कि जैसे कोई केस देखना होती है तो उसमें 3-4 या जजेस का ग्रुप होती है, उसमें ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं उसके अंदर में, सिंपली मतलब होता है बेंच का यहाँ पे। तो इसके लिए जो किसके पास अधिकार होती है, तो इसमें देखिए जो चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है अपना जैसे मान लीजिए कि सेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जैसे बेंच क्रिएट करना होगा कहीं भी किसी भी मैटर से रिलेटेड। तो हालांकि देखिए इसके लिए वो पहले परमिशन लेते हैं प्रेसिडेंट का, यहाँ पे पहले परमिशन वो सीख करते हैं प्रेसिडेंट का सेटिंग करने से पहले, लेकिन जो राइट होता है यानी कि जो बेंच एस्टेब्लिशमेंट करने का, तो वो होता है चीफ जस्टिस के पास होती है। तो इस तरीके से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, दैट इज। इसके बाद आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरा दिया हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा दिया आपका द पार्लियामेंट है, और डी में देखिए दिया हुआ है द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू अलाउ टू एस्टेब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का भी इसमें जो है अप्रूवल होती है इनकी,
यानी कि वो जो है उनका राइट बताया कि वो एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट का। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन डी इसका आपका सही हो जाएगा। इसमें भले चीफ जस्टिस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके पहले जो है वो परमिशन लेते हैं यानी कि वो लेते हैं प्रेसिडेंट का भी। तो ऑप्शन डी इसका आपका सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो है आगे भी आपका इंडियन पॉलिटी का क्लास चलता रहेगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के मुँह, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए इसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं आप लोग। उसमें आपको सेम कंटेंट मिल जाएंगे जो हमने इसमें जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, और साथ में जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं तो वो सारा का सारा उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।